दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम भिखू बकलंडी को देखते हैं जो एक सपना देख रहा था जिसमें एक शानदार मालदार लड़की उसके घर पर आती है और अपनी टांगे ऊपर करके उसे अपनी पिंकी बजाने को कहती है। वहीं अपना भिखू जो कि एक बहुत बड़ा सील ओपनर था उस लड़की के पास जाता है, जिसके बाद वो उसकी पिंकी बजाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। इसी दौरान वहां पर उसकी बहन रसीली रिया आती है और उसे कहती है कि भीसड़ी के तुझे पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है, आज तेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है क्या। भिखू देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो कच्छे के ऊपर ही ग्रेजुएशन गाउन पहनकर जल्दी से अपने कॉलेज जाने लगता है। लेकिन तभी वो वहां पर अपनी बहन और उसकी दो सहेलियों को देखता है जो आधी नंगी वहां पर लेटी हुई थी, जिनको देखने के लिए वो थोड़ी देर वहीं पर रुक जाता है। फिर थोड़ी देर तक उनको निहारने के बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी वो एक लड़की से टकराता है और नीचे गिर जाता है। वहीं वो लड़की उसे कहती है कि अगर तुम मेरी अभी लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। बाय द वे मेरा नाम टिफनी है और तुम्हारा सामान खड़ा हुआ है। तभी भिखू जल्दी से खड़ा होता है और कहता है कि दरअसल मेरा सामान बहुत बड़ा है ना, इसलिए वो हमेशा खड़ा ही रहता है। टिफनी कहती है कि मुझे बड़े बड़े औजारों वाले लड़के बहुत पसंद है, वैसे मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरे खेत में मजदूरी करने का मन करे तो अपना बड़ा सा औजार लेकर पहुँच जाना। भिखू बकलंडी कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जल्दी से अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुँचता है। वहीं पर हम उसके बेस्ट फ्रेंड पप्पू पंचर को देखते हैं जो वहाँ पर आई खूबसूरत लड़कियों की वीडियो बना रहा था। तभी भिखू बकलंडी उसे कहता है कि भाई मैं आज एकदम मस्त और टाइट सामान वाली लड़की से मिला, उसका नाम टिफनी था। पप्पू पूछता है कि तूने उससे बात करी। वो कहता है कि बात, मैं तो आज रात को उसकी पिंकी बजाने जा रहा हूँ। वहीं उनकी ये बातें मैट नाम का एक लड़का भी सुन रहा था और तभी वो उनके पास आकर कहता है कि तुम दोनों ने आज तक कोई लड़की देखी भी है, भीसड़ी वाले फालतू की बकचोदियां करते रहते हैं बस। फिर उसके जाने के बाद भिखू बकलंडी बताता है कि भाई ये वही लड़की है जिसकी मैं सपने में रोज बजाता था और आज मेरा वो सपना सच हो चुका है। अब इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं इसकी रोज बजाया करूंगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है और अब उसे गर्मियों की छुट्टियों में भी कॉलेज आना है। भिखू कहता है कि इन साले कॉलेज वालों ने तो मेरी गींड मार ली, अगर मैं छुट्टियों में भी कॉलेज आऊंगा तो टिफनी की पिंकी कौन बजाएगा। पप्पू पंचर कहता है कि भाई तू चिंता क्यों कर रहा है, डायना पेंटी और चिंकी चुसेड़ी भी तो हमारे साथ कॉलेज आने वाली हैं, दोनों भाई मिलकर उनकी दबा दबा कर लेंगे, कभी तू ऊपर कभी मैं नीचे, कभी तू आगे कभी मैं पीछे, भाई मजा ही आ जाएगा। भिखू बकलंडी कहता है कि नहीं मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेरे सपनों की रानी मेरी टिफनी ही चाहिए। पप्पू पूछता है कि टिफनी में ऐसा क्या है। भिखू कहता है कि वो मेरे जन्मों जन्मों का प्यार है, पिछले जन्म में भी मैंने ही उसे घोड़ी बनाया था और इस जन्म में भी मैं ही उसे घोड़ी बनाऊंगा। पप्पू पंचर कहता है कि भाई तू कोई टॉम क्रूज नहीं है जो लड़की खुद सामने से आकर तेरे को अपनी पिंकी बजाने को कह रही है, मुझे तो लगता है कि तूने कोई सपना देखा होगा। भिखू बकलंडी कहता है कि नहीं ये कोई सपना नहीं है और मेरे पास एक आइडिया है, हमारे प्रिंसिपल का मास्टर कंप्यूटर मुझे पास करा सकता है। पप्पू कहता है कि तू अपने नंबर बदल नहीं सकता, ये इल्लीगल है। भिखू कहता है कि कभी कभी गुलाबी पाने के लिए आदमी सभी हदें पार कर देता है और मैं भी यही करूंगा। जो कहकर वो वहाँ से सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस आ जाता है और आसपास देखता है कि कोई यहाँ पर आ तो नहीं रहा, जिसके बाद वो उसके मास्टर कंप्यूटर को ऑन करता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में हम एक सीक्रेट लैब को देखते हैं जहाँ पर दो साइंटिस्ट मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी डॉक्टर मैगी मरवाले बताती है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे हम किसी भी इंसान की मन की बातें सुन सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसके मन को कंट्रोल करके उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। जिसके बाद वो एक लड़की के ऊपर अपने डिवाइस को टेस्ट करने लगते हैं। मैगी मरवाले कहती है कि ये एक रिसीवर है जिसको पहनकर ये लड़की किसी की भी मन की बातें सुन सकती है और हम यहाँ पर बैठे अपने कंप्यूटर से इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उधर भिखू बकलंडी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपनी मार्कशीट को एडिट करने लगता है कि तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। उधर दूसरी तरफ डिवाइस का टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लड़की अपने आसपास मौजूद लोगों की मन की बातें सुन पा रही थी, लेकिन तभी अचानक उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ने लगती है। उधर भिखू बकलंडी उस कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। वो देखता है कि कंप्यूटर की एक तार निकली हुई थी तो वो उस तार को वापस लगा देता है। दूसरी तरफ उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस कंप्यूटर से जुड़े हुए बाकी सभी कंप्यूटर्स में आ जाती है, जिस सर्वर से भिखू बकलंडी का कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर मैगी मरवाले कहती है कि हमें इसे जल्दी से बंद करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। वहीं भिखू बकलंडी के कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब सा आने लगता है और भिखू जैसे ही उस पर हाथ लगाता है तभी उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो वहाँ से दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि इतना जोरदार झटका खाने के बाद भिखू बकलंडी के गोटे मुंह में आ चुके थे। अब वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल की सेक्रेटरी मिस रोजी आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम ये बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। कहती है कि अगर प्रिंसिपल को इसका पता चला तो तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। भिखू बकलंडी कहता है कि प्लीज मैम उन्हें कुछ मत बताना, मैं वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी मिस रोजी अपने मन में सोचती है कि इस चूतिए की तो मैंने गींड फाड़ दी। भिखू बकलंडी कहता है कि आप
ये कैसे बोल सकती हो। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है कि अब देखो मैं इसका कैसे मूत निकालती हूँ। भिखू बकलंडी पूछता है कि आप ये सब क्या बोल रही हो। मिस रोजी कहती है कि भिखू बकलंडी मैं ये बोल रही हूँ कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी प्रिंसिपल को बुला कर लाती हूँ। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी भिखू बकलंडी उसे कहता है कि मत जाओ, और उसके ऐसा कहते ही मिस रोजी ऑफिस का दरवाजा खोल नहीं पाती, जैसे कि कोई उसे रोक रहा हो। मिस रोजी कहती है कि ये सब बंद करो। भिखू कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि आप मुझे चूसना चाहती हो। जो बात सुनते ही मिस रोजी उसे चूसना शुरू कर देती है। तभी भिखू अपने मन में सोचता है कि यार ये क्या गरम माल है। और तभी हम देखते हैं कि मिस रोजी को गर्मी लगना शुरू हो जाती है और वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तू ये सब कैसे कर रहा है, पर तुझे इस कॉलेज से जाना होगा, मैं प्रिंसिपल को तेरी सारी हरकतें बता दूंगी। तभी भिखू अपने मन में सोचता है कि काश ये गीली हो जाती, और तभी मिस रोजी की गुलाबी गर्म पानी छोड़ना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे किसी का औजार तो लेना ही था। तभी वहाँ पर एक सफाई करने वाला आता है, जिसको देखकर मिस रोजी सोचती है कि चलो इसी का ही ले लेती हूँ। जिसके बाद वो उसे वहीं टेबल पर पटक कर उस पर चढ़ जाती है और उसके साथ धुआंधार मजदूरी करना शुरू कर देती है। वहीं भिखू बकलंडी जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर पप्पू पंचर के पास आकर उससे उसकी ड्रेस मांगता है, जिसे पप्पू पंचर बिना सोचे समझे उसे दे भी देता है, जैसे कि किसी ने ये उससे जबरदस्ती करवाया हो। आगे भिखू बकलंडी वहाँ से अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी बहन रसीली रिया अपनी सहेलियों के साथ अभी भी वहीं पर बैठी थी। तभी रसीली रिया कहती है कि देखो देखो कौन आया है, मेरा कमअकल भाई जो फेल हो गया, सभी इसके लिए तालियां बजाओ। भिखू बकलंडी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मॉम डैड को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रसीली रिया कहती है कि मैं तो उन्हें ये कब की बता चुकी हूँ, और पापा अंदर डंडे पर तेल लगाकर बैठे हैं, तू भी थोड़ा तेल अपनी गिण पर लगा ले। वहीं भिखू बकलंडी को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उन्हें कहता है कि तुम तीनों पदोड़ी हो। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां जोर जोर से पादना शुरू कर देती हैं। भिखू बकलंडी सोचता है कि अब तुम लोग दिन भर पादते रहना। वहीं पाद पाद कर रसीली रिया को टट्टी लग जाती है, तो वो टट्टी करने के लिए अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भिखू बकलंडी अच्छे से तैयार होकर राजा बाबू बनकर बाहर जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो खिड़की से बाहर देखता है कि उसकी बहन की दोनों सहेलियां अभी भी वहीं पड़ी होती हैं। भिखू बकलंडी कहता है कि तुम दोनों जल्दी से अपनी चूचियां दिखाओ, और उसके इतना कहते ही वो दोनों लड़कियां अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। वहीं उनकी बड़ी बड़ी चूचियां देखकर भिखू बकलंडी तो खुशी से पागल हो जाता है और नाचने लगता है। कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी चूचियां नहीं देखी। इसी दौरान उसकी बहन वहाँ से गुजर रही होती है और वो उसकी बातें सुन लेती है। कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या जो चूचियां देखकर खुश हो रहे हो। भिखू बकलंडी कहता है कि वो तो बस मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा था। रसीली रिया कहती है कि तुम जैसा गधा मेरा भाई है मुझे यकीन नहीं होता, और अब तो तुम मेरी सहेलियों से दूर ही रहना, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरी सहेलियों को देखकर मुट्ठी मारा करते थे। भिखू बकलंडी कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे, और बच्चा मैं नहीं तुम हो। तभी उसके ये कहते ही रसीली रिया एक छोटी बच्ची की तरह बातें करने लगती है। कहती है कि मैंने आज दादी के कारपेट पर मूत दिया। भिखू कहता है कि क्या दादी जी, और तभी उसकी बहन दादी जी बन जाती है और उसे कहती है कि भीसड़ी के तूने ही मेरे पैसे चुराए हैं ना, रुक मैं अभी तेरी गिण पर डंडा मारती हूँ। वहीं भिखू बकलंडी को अब ये सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए वो रसीली रिया के साथ थोड़ी देर तक तो ये सब जारी रखता है, लेकिन फिर जब वह इससे बोर हो जाता है तो वो रसीली रिया को यहाँ से भगा देता है। आगे वो वहाँ से उसकी सहेलियों के पास आता है और उनकी चूचियों को गौर से निहारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टिफनी आ जाती है और उन दोनों नंगी लड़कियों को देखकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी भिखू बकलंडी उसके पास आता है और कहता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल ये मेरी बहन की सहेलियां हैं और ये दिन भर नंगी पड़ी रहती हैं। टिफनी पूछती है कि फिर तो तुम भी नंगे रहते होगे। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं हो सकता हूँ, वैसे मैं आज सुबह के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वहीं टिफनी अपने मन में सोचती है कि काश मैं इसका मुंह में ले पाती। भिखू बकलंडी कहता है कि जब तुम बोलो। वो पूछती है कि क्या? भिखू बकलंडी कहता है कि जब भी तुम बोलो हम साथ में घूमने चलते हैं। टिफनी कहती है कि हाँ जरूर चलेंगे, और सुबह वाली बात के लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो उसे अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि मुझे रात को फोन करना, हम दोनों गर्मा गर्म बातें करेंगे। भिखू बकलंडी कहता है कि मैं तो तुम्हें फोन पर ही गीली कर दूंगा। जो बात सुनकर टिफनी मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं भिखू बकलंडी भी खुशी के मारे गिण मटकाता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात उसे एक और सपना आता है जिसमें वो 4-5 लड़कियों की एक साथ ले रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता। तभी उसे देखकर उसकी बहन उसे गालियां देने लगती है, लेकिन पप्पू के एक इशारे पर वो फिर से पादना शुरू कर देती है। इसके बाद भिखू बकलंडी तैयार होकर कॉलेज पहुंचता है और पप्पू पंचर से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर मैगी को देखते हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके आविष्कार से किस किस इंसान को पावर्स मिली है, और तभी उन्हें भिखू बकलंडी के स्कूल की लोकेशन मिलती है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी शानदार मालदार एजेंट को टीचर बनाकर भेजती है ताकि वो उस इंसान का पता लगा सके
जिसके पास वो शक्तियां हैं। वहीं भिखू बकलंडी कॉलेज में आते ही हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो सबसे पहले एक लड़की की गिंड पर थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो फिर से मिस रोजी को गीला कर देता है और वहीं मिस रोजी उसी सफाई वाले को फिर से दबोच लेती है और उसके साथ मजदूरी करने लगती है। आगे वो मैट से खुद को ही थप्पड़ लगवाता है, क्योंकि वो भिखू बकलंडी को हमेशा परेशान करता रहता था। जिसके बाद वो दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ भिखू बकलंडी पप्पू पंचर से कहता है कि भाई मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। पप्पू कहता है कि अच्छा, फिर उस लड़की का पढ़ के दिखा। भिखू बकलंडी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो पप्पू से कहता है कि चल मैं तेरा दिमाग पढ़ता हूँ। तू अभी एक मस्त लड़की के बारे में सोच रहा है जिसके सामान बड़े बड़े हैं और वो अभी हमारे क्लास में आई है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर मैगी की भेजी हुई एजेंट ढोल ताशा आती है। कहती है कि मेरा नाम है ढोल ताशा और मैं तुम लोगों की हिस्ट्री टीचर हूँ। वहीं मैट का तो उसे देखते ही तन जाता है और वो भिखू बकलंडी को उसकी सीट से हटाकर खुद वहाँ पर बैठ जाता है। आगे ढोल ताशा उन लोगों से पूछती है कि अमेरिका को आजादी कब मिली थी, लेकिन उन लोगों को तो इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता होता। ढोल ताशा कहती है कि चलो ये बता दो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। तभी भिखू बकलंडी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से मैट को खड़ा करता है। ढोल ताशा कहती है कि तुम्हें पता है इसके बारे में, चलो यहाँ पर आकर सबको बताओ। वहीं भिखू बकलंडी पप्पू से कहता है कि देख अब मैं इसकी कैसे गिंड फाड़ता हूँ। जिसके बाद वो मैट के दिमाग को काबू करने लगता है और मैट को वहाँ पर ढोल ताशा नंगी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर मैट का औजार 90 डिग्री पर खड़ा हो जाता है। वहीं पर ढोल ताशा भी मैट का खड़ा औजार देख लेती है और उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर बैठ सकते हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिसके बाद वो मैट को अपने पीछे छुपाते हुए उसकी टेबल तक ले जाने लगती है, लेकिन तभी भिखू बकलंडी अपने शक्तियों के इस्तेमाल से मैट को नीचे गिरा देता है, जिससे उसका खड़ा औजार फ्रैक्चर हो जाता है। आगे क्लास के दौरान ढोल ताशा ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कौन है जिसके पास वो शक्तियां हैं, और तभी भिखू बकलंडी उसकी मन की बात सुन लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि ढोल ताशा यहाँ पर उसी को ढूंढने आई है। आगे क्लास खत्म होने के बाद जब ढोल ताशा मैट के टूटे हुए औजार का हालचाल पूछ रही थी, तभी मौका देखकर भिखू बकलंडी उसका पर्स चुराकर भाग जाता है। आगे पप्पू पंचर पूछता है कि तू इस पर्स का क्या करेगा, जिस पर भिखू बकलंडी कहता है कि ये कोई जासूस है जो मुझे ढूंढने आई है। पप्पू कहता है कि ये सब क्या है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी भिखू बकलंडी को उसके अंदर से एक हेडबैंड और एक नेकलेस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो ढोल ताशा पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढोल ताशा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं पप्पू पंचर भिखू बकलंडी से कहता है कि भाई तेरे पास इतनी पावर्स है तो तू इसका इस्तेमाल करके अपने भाई की मदद क्यों नहीं करता। भिखू बकलंडी कहता है कि बता क्या चाहिए तुझे। पप्पू कहता है कि मुझे बहुत सारी चूचियां देखनी हैं। इसी दौरान वहाँ पर हम कुछ चीयर लीडर्स को देखते हैं जो अपने कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में जा रही थी, लेकिन तभी भिखू बकलंडी उन्हें कहता है कि तुम लोग कभी भी पप्पू पंचर को नहीं देख पाओगी और पप्पू पंचर तुम सभी के लिए इनविजिबल हो चुका है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां अंदर आती हैं जहाँ पर पप्पू पंचर पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो लड़कियां उसे देख नहीं पाती। आगे सभी लड़कियां अपने कपड़े उतारकर नंगी हो जाती हैं और पप्पू पंचर उन्हें देखकर खूब मजे लेता है। वहीं भिखू बकलंडी उस हेडबैंड को अपने सिर पर पहन लेता है और उस पर लगे बटन को जैसे ही दबाता है तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और उसकी शक्तियां कुछ देर के लिए चली जाती हैं। वहीं अपना पप्पू पंचर जो उन लड़कियों को अभी तक नहीं दिख रहा था, अचानक से उन्हें दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर वो लड़कियां डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। आगे भिखू बकलंडी वहां से अपने घर आ जाता है। तभी उसे वहां पर टिफनी मिलती है जिसका काम पूरी पिक्चर में सिर्फ जॉगिंग करने का था। भिखू बकलंडी उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी, जिसके लिए टिफनी भी उसे हाँ बोल देती है और कहती है कि उसके बाद हम मजदूरी भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उस सफाई वाले को देखते हैं जिसे सफाई के दौरान ढोल ताशा का नेकलेस गिरा हुआ मिलता है। सफाई वाला उसे उठा लेता है और वहां से सीधा मिस रोजी के पास आ जाता है। वहीं मिस रोजी उसे कहती है कि कल जो हमारे बीच में हुआ उससे मैं अभी भी सदमे में हूँ, इसलिए मैं वापस तुम्हारे साथ वो सब नहीं करने वाली। सफाई वाला कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। ये बहुत कीमती नेकलेस है जिसको मैंने चोर बाजार से खरीदा था और ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। जो कहकर वो उसे वो नेकलेस पहना देता है। आगे मिस रोजी वहाँ से एक बार में जाती है और पटियाला पैग मांगती है। कहती है कि जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना बना। वहीं दूसरी तरफ हम भिखू बकलंडी को देखते हैं जो अपनी इन शक्तियों से परेशान हो चुका था। कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। उधर बार में मिस रोजी बारटेंडर से कहती है कि 28 साल से मैं अपनी पिंकी किसी स्पेशल आदमी के लिए बचा रही थी, लेकिन मेरी सील उड़ाई किसने? एक सफाई वाले ने। साला मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही है। उधर पप्पू पंचर उस हेडबैंड को पहनने ही लगता है कि तभी भिखू बकलंडी उसे रोक देता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और उसे गालियां देने लगती है क्योंकि वो उसकी कार लेकर चला गया था। वो कहती है कि मुझे मेरी कार की चाबी अभी चाहिए, नहीं तो मैं तेरी गींड फाड़ दूंगी। वहीं भिखू बकलंडी जब उसे चाबी देने के लिए नीचे जाता है तभी पप्पू पंचर उस हेडबैंड को उठाकर पहन लेता है और जैसे ही उसका बटन दबाता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस रोजी का नेकलेस चमकने लगता है और अचानक
अचानक से उसके अंदर पप्पू पंचर की आत्मा आ जाती है। वो कहता है कि मैं ये कौन सी जगह पर आ गया। जिसके बाद वो वहाँ पर कुछ लड़कियों को देखता है और उनके पास जाकर उन पर लाइन मारने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि वो तो एक लड़की के शरीर में आ गया है। अब पप्पू पंचर की फटकर 464 हो जाती है और वो जल्दी से जाकर बाथरूम में अपनी शक्ल देखता है। कहता है कि मैं तो मिस रोजी के अंदर आ गया हूँ। जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और अपनी ही चूचियों को निहारने लगता है। उधर भिखू बकलंडी जब वापस आता है तो वहाँ पर उसे पप्पू पंचर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो उसका हेडबैंड उतारता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब पप्पू नहीं जागता तो भिखू बकलंडी घबरा जाता है और टिफनी को फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाता है। उधर दूसरी तरफ पप्पू पंचर पूल गेम खेलने लगता है, लेकिन उसे घंटा ये गेम खेलना नहीं आता था, इसलिए वो बस हर जगह पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। वहीं भिखू बकलंडी अभी भी पप्पू को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर पप्पू आ जाता है और उसे कहता है कि तू ये मेरे शरीर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। भिखू उससे पूछता है कि भाई तू मिस रोजी कैसे बना। वो बताता है कि ये नेकलेस एक रिसीवर है और वो हेडबैंड एक ट्रांसमीटर। भिखू पूछता है कि फिर मिस रोजी कहाँ पर है। पप्पू कहता है कि वो तो अभी भी अंदर ही है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर पप्पू पंचर को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टिफनी आ जाती है और उसे लगता है कि ये तीनों साथ में मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। भिखू उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। टिफनी कहती है कि तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कहकर वो उसके मुंह पर एक चमाट मारती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही मिस रोजी वहाँ पर आती है और वो भी भिखू को एक चमाट मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर पप्पू वहाँ पर आता है और भिखू बकलंडी उसे एक चमाट मारता है। कहता है कि भीसड़ी के तेरी गीण मस्ती की वजह से मेरे घोड़े लग गए, अब तेरे को जो करना है कर, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर मैगी मरवाले ढोल ताशा से कहती है कि तुम्हें जल्दी से उस इंसान को ढूंढना होगा और उससे उसकी पावर्स लेकर वापस आना होगा। तभी ढोल ताशा का दरवाजा नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि भिखू बकलंडी वहाँ पर आया होता है। वो ढोल ताशा से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उधर दूसरी तरफ पप्पू पंचर अभी भी उस हेडबैंड और नेकलेस के साथ ही लगा हुआ था। तभी वहाँ पर रसीली रिया आती है और उससे पूछती है कि तुम रात भर से यहीं पर हो। पप्पू पंचर कहता है कि मेरे पास एक जादुई डिवाइस है जिसकी मदद से मैं एक इंसान की आत्मा को दूसरे इंसान के शरीर में डाल सकता हूँ। रसीली रिया कहती है कि तू भी मेरे भाई की तरह चूतिया ही है। पप्पू पंचर कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो क्यों ना तुम ही इसे ट्राई करके देख लो, मैं तुम्हारी आत्मा को मेरे शरीर में डाल के दिखाता हूँ। रसीली रिया कहती है कि क्यों ना तुम्हारी आत्मा को मेरे शरीर में डाला जाए। वहीं दूसरी तरफ भिखू बकलंडी ने पूरी रात ढोल ताशा का ढोल बजाया था और उसे ये भी बता दिया था कि वो पावर्स उसी के पास है। भिखू बकलंडी ढोल ताशा से पूछता है कि क्या तुम वापस मेरे लिए घोड़ी बनना चाहोगी, लेकिन ढोल ताशा इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद भिखू बकलंडी नहाने चला जाता है। उधर पप्पू पंचर उस हेडबैंड को रसीली रिया को पहनाता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर इस नेकलेस को पहन कर आता हूँ, जिसके बाद मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। लेकिन फिर बाहर आते ही पप्पू पंचर के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस नेकलेस को वहाँ पर बैठी हुई एक बिल्ली को पहना देता है। वहीं ढोल ताशा के घर पर मैट आता है। ढोल ताशा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। मैट कहता है कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहने आया हूँ। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर भिखू बकलंडी आ जाता है, जिसे देखकर मैट की फट जाती है और वो ढोल ताशा से पूछता है कि ये तुम्हारी बजा रहा है, पर तभी ढोल ताशा उसे वहाँ से भगा देती है। उधर दूसरी तरफ पप्पू पंचर रसीली रिया को देखने आता है और तभी वो देखता है कि रसीली रिया बिल्ली बन चुकी है और बाहर वो बिल्ली जो भी हरकतें कर रही थी, यहाँ पर रसीली रिया भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। इसी दौरान रसीली रिया पप्पू पंचर को दबोच लेती है और उसके साथ मजदूरी करने लगती है, लेकिन मजदूरी के साथ साथ वो उसे नोचना शुरू कर देती है। वहीं पप्पू पंचर, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। उधर भिखू बकलंडी ढोल ताशा को लेकर अपने घर पर आता है ताकि वो उसका सामान उसे वापस दे सके, पर तभी पप्पू पंचर उसे बताता है कि तुम्हारी बहन बिल्ली बन चुकी है और वो अपनी पिंकी बजवाने के लिए पागल हुई जा रही है। भिखू बकलंडी कहता है कि भीसड़ी के मैंने तुझसे दोस्ती ही क्यों करी, तेरे जैसे नीच आदमी का तो औजार ही काट देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उसके कमरे में आकर देखते हैं तो रसीली रिया वहाँ से जा चुकी होती है। पप्पू पंचर कहता है कि वो नेकलेस एक बिल्ली के पास है और वो हेडबैंड रसीली रिया के पास है, इसलिए तुम जाकर उस बिल्ली को ढूंढो और मैं और ढोल ताशा रसीली रिया को ढूंढते हैं। तो कैसा लगा मेरा प्लान। वहीं भिखू बकलंडी, जिसका खोपड़ा खराब हो चुका था, वो पप्पू पंचर को वहीं पर पेलना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रसीली रिया एक क्लब में आती है और वहाँ पर बैठे लड़कों के सामने अपने जलवे बिखेरने लगती है। वहीं वो तीनों लड़के भी गुलाबी के प्यासे थे, इसलिए वो भी रसीली रिया को फुल लाइन देने लगते हैं। जिसके बाद वो चारों मिलकर वहाँ पर एक तड़कता भड़कता डांस पेश करते हैं। आगे रसीली रिया उनमें से एक लड़के को चुनती है और उसे बाथरूम में ले जाकर उससे अपनी पिंकी पिटवाने लगती है। उधर दूसरी तरफ भिखू बकलंडी उस बिल्ली को ढूंढ रहा था, तभी टिफनी भी वहाँ पर आकर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है, जिसका मतलब था कि वो बिल्ली टिफनी की ही थी। वो भिखू बकलंडी
बकलंडी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बिल्ली ढूंढने में मदद तो कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। भिखू बकलंडी कहता है कि मत करो माफ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उस रात हम मजदूरी नहीं कर रहे थे। मेरा दोस्त पप्पू पंचर सच में बेहोश हो गया था और हम उसे ही उठाने की कोशिश कर रहे थे। टिफनी पूछती है कि फिर उस लड़की का क्या? भिखू कहता है कि मैं बस एक ही लड़की की लेना चाहता हूँ और वो हो तुम, जो कहकर वो उसे वहीं पर चूसने लगता है। इसी दौरान वहाँ से मैट भी गुजर रहा था और वो ये सब देखकर सदमे में चला जाता है। आगे चुम्मा चाटी के बाद वो बिल्ली अपने आप ही टिफनी के पास आ जाती है और भिखू बकलंडी उस पर से वो नेकलेस उतार लेता है। टिफनी पूछती है कि फिर लेन देन का प्रोग्राम कब करें? भिखू कहता है कि आज रात को। वहीं दूसरी तरफ पप्पू पंचर और ढोल ताशा उस क्लब में पहुंचते हैं जहां बहुत ही मुश्किल से ढोल ताशा रसीली रिया से वो नेक बैंड उतार पाती है। उधर टिफनी के जाने के बाद मैट भिखू बकलंडी के पास आता है और उसे कहता है कि भाई तू मुझे भी सिखा कि तू इतनी सारी लड़कियां कैसे पटा लेता है। प्लीज भाई मुझे बता दे, मैं जिंदगी भर तेरा नौकर बन के रहूंगा। भिखू बकलंडी कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल बताऊंगा, कल तू मुझसे कॉलेज में मिलना। जो सुनकर मैट खुश हो जाता है और नाश्ता गाता वहाँ से चला जाता है। तभी ढोल ताशा भी वहाँ पर आ जाती है और भिखू बकलंडी से कहती है कि अब हमें अपना अधूरा काम पूरा कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो भिखू बकलंडी को ट्रांसमीटर और रिसीवर पहनाती है और अपने डिवाइस में जैसे ही उसको चालू करती है तभी भिखू बकलंडी को एक बहुत तेज शॉक लगता है और उसकी सारी शक्तियां उस डिवाइस के अंदर वापस आ जाती हैं, जिसका मतलब था कि भिखू बकलंडी अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था। आगे ढोल ताशा अपना सामान वापस लेती है और भिखू को एक चुम्मा देकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही टिफनी वहाँ पर आती है और भिखू बकलंडी से कहती है कि मैं अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार हूँ, चलो यहीं पर शुरू हो जाते हैं। जो कहते ही वो भिखू बकलंडी से वहीं पर लिपट जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।